दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिल्मोग्राफी एंड सोशल टिप्स के सोशल टिप्स वाले सेक्शन में। आज 4 मुद्दे उठाए हैं डॉक्टर डॉक्टर गलत बोल गया मनीष ठाकुर, मेरा नाम से बार बार डॉक्टर निकल जाता है। डॉक्टर तो कैपिटल टीवी के हैं, एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार, ये हैं मनीष ठाकुर और सतीश चंद्र मिश्रा। 4 मुद्दे जो महत्वपूर्ण आज के उठाए हैं, 50 मिनट 41 सेकंड की वीडियो में, लंबी है तो भूमिका और उपसंहार कम ही करूँगा दोस्तों। पहला मुद्दा है, जो कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो दिया है उसमें 25 लाख करोड़ उन्होंने फ्री बांटने का ऐलान किया है, उसका सारा विश्लेषण इसमें दिया है। पूरा राज है, साजिश है हिंदुओं को ख़त्म करने की। मैनिफेस्टो है कि एक तरह का व्यभिचार है, क्या है ये रहस्य, क्या क्या इन्होंने घोषणा की है कांग्रेस ने, उसका सारा विश्लेषण है। दूसरा विश्लेषण है, द गार्जियन में खबर छपी है, आईएसआई के जो एजेंट है वो गए हैं ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन में ये बताने की 20 से ज़्यादा आतंकवादी उनके भारत की रॉ एजेंसी ने मार दिए हैं, उसका वो दुहाई दे रहे हैं। वो रिपोर्ट छपी है जिसका इम्पैक्ट तो 10-15 सीटें फालतू मिलेगी बीजेपी को, कंफर्म है, उल्टा ही पड़ गया था। तीसरा मुद्दा है संजय सिंह का जेल से बाहर आकर उत्पात मचाना, क्या ईडी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी या हाई कोर्ट संज्ञान लेगी, राहुल जोबनी कोर्ट संज्ञान लेगी, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। चौथा और अंतिम मुद्दा है राघव चड्ढा का, जो देश के बाहर जाके खालिस्तानियों से मिल रहा है, वहाँ की प्रीत गिल कौर से मिल रहा है जो एमपी है ब्रिटेन की संसद की और जो खालिस्तानी समर्थक है ओपन, और उसके साथ वह लंदन की गलियों में मटर गश्ती करता दिखाई दे रहा है। पत्नी को तो वो भेज चुका है, आँखें ऑपरेशन के बहाने गया हुआ है। उसके अलावा वह एक खूंखार आतंकवादी जो दाऊद इब्राहिम का दल्ला है, उसका कुत्ता है टाइगर हनी, उससे भी उसकी मुलाकात की खबरें आ रही हैं। क्या सच है क्या नहीं है, ये एनआईए या एनएसए ये जांच करेगी दोस्तों। तो मैं ज़्यादा आपका बर्बाद नहीं करता टाइम, आपको वीडियो दिखाने ले चलता हूँ। नमस्कार, कैसे हैं आप। कांग्रेस पार्टी ने 2024 के चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और इस मैनिफेस्टो में सबसे इंटरेस्टिंग ये रहा कि राहुल गांधी के सर पर 400 पार का भूत सवार रहा। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वो लगातार बौखलाते रहे और पूरी मैनिफेस्टो पे चर्चा के दौरान राहुल गांधी मोदी मोदी जपते रहे। लेकिन जो पिटारा खोला है, एक कहावत है देहात में कि ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, लेकिन कांग्रेस ने आज की तारीख में, जमीन से कटी हुई कांग्रेस आज भी ये सपना दिख रही है। और इंटरेस्टिंग ये है कि राहुल गांधी ने संदेश ये दिया है एक लोक लुभावन की तरह से कि इस देश की जनता लोभी है तो हम खजाना लुटाने का ऐसा दांव चलेंगे कि इसके बहाने सत्ता हासिल करेंगे और देश की तबाही तय करेंगे। राहुल गांधी ने धमकी भी दी है, एक एक आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वो छोड़ेंगे नहीं यदि वो सत्ता में आएंगे। इस मैनिफेस्टो में, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भारतीयों के लिए क्या है शातिराना साजिश, मैं साजिश शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, इसे समझने की कोशिश करेंगे। इसके मैनिफेस्टो में भारतीयों के लिए क्या है शातिराना साजिश, मैं साजिश शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, इसे समझने की कोशिश करेंगे। और बहुत दिनों से व्यूअर्स कह रहे थे कि सर अज्ञात वीर कुछ कर नहीं रहा क्या मनीष जी। तो गार्डियन की अखबार द गार्डियन ने जो छापा है उससे इस बात पर मुहर लगाई है कि अज्ञात वीरों ने, अब इसमें भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं है, हमारे विदेश मंत्रालय ने स्वयं जयशंकर जी ने कह दिया है कि भाई भारत यदि कुटाई करता है तो घुस करके मारता है, ठोक करके मारता है। अब अज्ञात वीर कहां क्या कर रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन भारत सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। कमाल की बात देखिए कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ करता था, जब बालाकोट में कूटा गया, तो शुरुआत में पाकिस्तान ने कहा ना ये यहां तो कौवा भी नहीं मरा है, और उसके बाद भारत में भारतद्रोही जितने खलियर खैरातियों का गैंग है वो सब नाचना शुरू किए। लेकिन संसद में पाकिस्तान खुद रोया कि भारत ने कूट कूट करके मारा है। अब पाकिस्तान खुद कह रहा है कि लंदन के गार्डियन अखबार के माध्यम से कि भारत की रॉ पाकिस्तान में घुस करके 20 से ज्यादा आतंकवादियों को निपटा चुका है। दूसरी तरफ चुनावी रैलियों में मोदी कह रहे हैं कि ये बदला भारत है, ये घर में घुस घुस कर मारता है। तो इसके क्या मायने हैं ये समझा जाएगा। और केजरी जेल में है, बाहर निकलने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही। किसी तरह से जमानत पर छूटा है संजय सिंह, तो उत्पात और उन्माद मचा रहा है। वो संजय सिंह जानबूझ करके कर रहा है या कराया जा रहा है, उसका तो जेल जाना तय है। लेकिन देश से भागा हुआ चटा हुआ चड्डा
किस शातिराना खेल में फंस गया है? आंख के ऑपरेशन के बहाने चड्डा क्या खेल कर रहा है? क्या भारत विरोधी एजेंडे को चला रहा है? इन तमाम चीजों को समझेंगे हम। सतीश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आ गया है। पार्टी के अध्यक्ष तो हैं काठ का घोड़ा आपके शब्दों में, लेकिन वो कहीं चर्चा में नहीं, विमर्श में नहीं है। एक भी उनका वीडियो बयान सुर्खियों में नहीं है। लेकिन राहुल गांधी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं अपने बेकूफाना हरकतों के कारण भी, और इस लिहाज से भी कि वो उन्होंने कहा है कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम पूरी तरह से महिलाओं को 50% आरक्षण दे देंगे, पूरा खजाना खोल देंगे इस देश में, रोजगार पता नहीं कहां कहां से लाएंगे। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की घोषणा पत्र पूरी तरह से देश में लूट को छूट देने का खेल है। और राहुल ने यह भी कहा कि हमारी सरकार आएगी, अभी भ्रम है इनको, हमारी सरकार आएगी तो हम एक एक करके बीजेपी के नेताओं को, आरएसएस वालों को, किसी को छोड़ेंगे नहीं। ये घोषणा पत्र, कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में है क्या, और राहुल गांधी मजाक का पात्र क्यों बन रहे हैं पूरे सोशल मीडिया में? नहीं मनीष जी, आज के जो घोषणा पत्र जारी किया है कांग्रेस ने, पूरी कुनबा बैठा था, गांधी परिवार बैठा था, वो काट घोड़ा खड़गे बैठा था। लेकिन ये चिदम्बरम, जयराम रमेश, ये सब बड़े इनके दिग्गज माने जाते हैं, आर्थिक मामलों के बड़े द्रोणाचार्य हैं अर्थशास्त्र के। लेकिन आज जो इन्होंने प्रस्तुत किया अपना घोषणा पत्र, तो एक बार इन्होंने फिर कांग्रेस के ताबूत में आग कीलें ठोक दी, खूब जमाजम कीलें इन्होंने ठोकी है। क्योंकि जरा मैं कल भी जो बात मैंने कही थी कि वो प्रधानमंत्री मोदी जो अपनी रैलियों, अभी तो उनका संकल्प पत्र आया नहीं है भाजपा के सामने, लेकिन अपनी रैलियों में वो लगातार गिना रहे हैं कि वो क्या किया देश के लिए। लेकिन इनके तो जो घोषणा पत्र था उसमें सिर्फ इनका एक संदेश था, एक संदेश इनका था कि इन्होंने सबसे पहले तो समझिए कि इस देश के नागरिकों को बिल्कुल लालची, लंपट, बेईमान, कि बस इनको जैसे घूस देकर वोट खरीदने वाला इन्होंने पहला प्रोग्राम बनाया। तो इन्होंने कहा कि लुटा देंगे खजाना, सीधे सीधे एक इनके पास कार्यक्रम है, बाकी घुमा फिरा के इनके पूरे घोषणा पत्र में कहीं कुछ भी ऐसा उल्लेख भी नहीं है जिस पर चर्चा की जाए। पहला इन्होंने किया कि हम लुटा देंगे खजाना और वोट खरीद लेंगे, और कितने बेवकूफाना और बेशर्मी के साथ इन्होंने उसको प्रस्तुत किया है, उस पर भी हम लोग बात करते हैं। और दूसरे, इन्होंने इस देश के जितने चोर, लुटेर, डकैत नंबर 2 का काम करने वाले लोग हैं, उनको इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट संदेश दिया कि हम तुमको लूट की खुली छूट देंगे, यानी एक तरह से उनको अपने खेमे में खड़ा करने की कोशिश की है। अब जरा दर्शक समझे जो बात मैं कह रहा हूँ उसका अर्थ क्या है, मैं क्यों कह रहा हूँ इस बात को, कि आज जो इसकी सबसे बड़ी जो मनीष जी इन्होंने एक घोषणा करी है कि इस देश की गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, 1 लाख रुपए सालाना। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये पिछले 2019 की जो इन्होंने एक फुहड़ योजना बनाई थी जिसपे इनको पूरे देश ने नकारा था बहुत बुरी तरीके से। तो याद करिए, उस समय राहुल गांधी ने कहा था कि 5 करोड़ गरीब परिवारों को 6,000 रुपए महीना, तब इसने कहा था 72,000 रुपए देंगे। 5 साल में इसने ब्याज के हिसाब से मेरे ख्याल से बढ़ाया, अब इसने कहा कि 1 लाख रुपया देंगे गरीब घरों की महिलाओं को। तो जरा ये खेल सोचिए कि मगर वो जो 72,000 का 5 करोड़ इसने तय कर दिया था, तो वो तो करीब बैठता था 3.5 लाख करोड़, 3,60,000 करोड़ रुपए का इसने वो नुस्खा निकाला था वोट खरीदने का। अब की इसने इसको बहुत आगे बढ़ा दिया मनीष जी। इसने कहा कि हर गरीब महिला को एक घर में 1 लाख करोड़, 1 लाख रुपए हर सालाना दूंगा, यानी 8-9 हजार रुपए महीना। अब जरा इसका खेल समझिए कि इस देश में करीब करीब 20 करोड़ बीपीएल कार्ड हैं, 20 करोड़। तो 20 करोड़ बीपीएल कार्ड का मतलब उन घरों में अगर एक महिला आप मान लीजिए तो कितने हो गए मनीष जी? हर एक राशन कार्ड एक परिवार में होता है, बीपीएल का जो होता है, और हर घर में पति पत्नी तो होते ही हैं, कहीं अपवाद छोड़ दीजिए। तो 20 करोड़ बीपीएल कार्ड का मतलब 20 करोड़ महिलाएं, और वो 20 करोड़ महिलाओं को ये 1 लाख रुपए सालाना देने की बात कर रहा है। ये बीपीएल कार्ड है जिनको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी उसमें है। तो जब ये 20 लाख करोड़ रुपए तो सीधे सीधे उन महिलाओं को देने की बात कर रहा है। जरा अभी मैं बताऊंगा कितना मूर्खता और कैसे ठगने के इनका वो है, और इनकी करतूतें, तो उस पर कोई बात नहीं कर रहा। तो 20 लाख करोड़ रुपए तो केवल एक आइटम इसने बताया कि 20 लाख करोड़ रुपए हम हर साल लुटाएंगे अगर हमारी सरकार आ गई। यानी वो खर्चा वो है जिसका 1 पैसा रिटर्न नहीं होना। केवल कांग्रेस को वोट दे दो तो ये हर साल 20 लाख करोड़ रुपए खर्चा करेगा, केवल इसको वोट मिल गया, इसको सरकार में बैठा दिया गया। और ये कितने काबिल है ये कांग्रेसी, ये जो चिदम्बरम बैठा था, जयराम रमेश बैठा था, जो कल रिटायर हो गया मनमोहन सिंह, कि इनको शर्म नहीं आई इस तरह के ऊट पटांग से एक चिल्ली वाली घोषणा करते हुए कि आप गौर करिए कि 2014 में जो इनका आखिरी बजट था वो था 16,60,000 करोड़ रुपए का, जितने का पूरा बजट था इनका, उससे भी 25% ज्यादा बढ़ा के ये करे इतना तो फ्री बांट देंगे, यानी कोई उसका 1 पैसा रिटर्न नहीं आना, केवल फ्री बांटेंगे और हर साल बांटेंगे। तो सोच लीजिए इन्होंने बेशर्मी की पराकाष्ठा पार कर दी कि 20 लाख करोड़ रुपए तो केवल एक घूस
20 लाख करोड़ की घूस देकर ये वोट खरीदने की बात कर रहे हैं। उसके अलावा जो दूसरा दूसरा बड़ा है, इनके चेले चपाड़े खैराती सब जुट गए उस बात पे कि हम 30 लाख नौकरियां देंगे, 30 लाख सरकारी नौकरियां, मतलब केंद्र सरकार की। तो एक आंकड़ा आपको बता दूं कि एक तो उससे आज कभी बात हो जाएगी कि 2014 में जब ये गए थे तब केंद्र सरकार के कर्मचारी जो थे वो करीब 47 लाख करोड़ थे। आज की तारीख में करीब 49 लाख करोड़ है, यानी कम नहीं हुआ। जैसे बता रहे थे कि सरकारी नौकरियां खत्म हो गई, कम हो गई, मोदी ने सब खत्म कर दिया। तो उसमें 2 लाख नौकरियां बढ़ी है, 49 लाख नौकरियां तो आज की तारीख में है। अब जरा एक और खेल बताता हूँ कि मैंने कहा ना कि इनका ये जो घोषणा पत्र था ये कूड़े के ढेर में फेंक देने लायक था। इसका और इस पूरे घोषणा पत्र का देश से कोई लेने देना नहीं था। तो 20 लाख का जो वादा किया है, 20 लाख करोड़ का, वो तो शेख चिल्ली को भी मात दे दिया इसने। कहां से वो उसमें भी बात करता हूँ कि 30 लाख नौकरियों की मनीष जी बात की। 30 लाख नौकरियां अगर मान एक घर एक आदमी किया औसत, आप 5 आदमी मान लीजिए, 6 मान लीजिएगा, तो अगर 49 लाख से तो 50 लाख जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनमें उनका मान लीजिए उनसे 3 करोड़ लोगों का जीवन यापन हो रहा है। उनके परिवार में अगर 6 लोग आप मान लीजिए तो 6 औसत में मान रहा हूँ। हम कह रहे हैं 30 अगर तो 3 करोड़ का हो रहा है, और मान लो पूरी 30 लाख ये दे देंगे तो कितना हो जाएगा? वो करीब 5 करोड़ लोगों का जीवन यापन होने लगेगा। 1 लाख 180 1 करोड़, हाँ 1 करोड़ 80 लाख लोग जुड़ जाएंगे, तो लगभग 5 करोड़ लोगों का जीवन यापन होने लगेगा अगर इसने मान लीजिए 30 लाख नौकरियां दे देता है। लेकिन इस देश की आबादी है 1 करोड़ 140 करोड़, 140 करोड़ में 5 करोड़ के तो इसने बता दिया। बाकी 135 करोड़ के लिए इनके पास क्या प्रोग्राम है, ये उस पूरे 48 पन्ने के घोषणा पत्र में कहीं उसका कोई जिक्र नहीं है। तो ये सोचिए ये कितने मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से दिवालिया लोग हैं कि मैंने कहा वो 20 लाख करोड़ का तो कोई मतलब नहीं। एक भी योजना, एक भी प्लान कि हम देश के लिए ये करेंगे, इस क्षेत्र में ये करेंगे, कहीं कुछ सिवाय ये इसको फ्री उसको फ्री, वो मनरेगा वाले की जो है भत्ता, उसका भत्ता बढ़ा देंगे। ग्रेजुएट का जो ग्रेजुएट निकलेगा, ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा, उसको 1 लाख रुपया साल देना शुरू कर देंगे। तो लाखों करोड़ बनेगा। 20 लाख करोड़ तो केवल खैरात की बात है। अगर ये चुटपुट वाले और जोड़ लीजिए तो करीब करीब 25 लाख करोड़ रुपए हर साल ये फ्री में लुटाएंगे, ये फ्री में लुटाएंगे। इनका एक भी कार्यक्रम नहीं है। और 30 लाख नौकरियां, सबसे खास बात, कहां से दोगे? आखिर ऐसे कौन से तुम इंफ्रास्ट्रक्चर में या सरकार के जो स्ट्रक्चर है उसमें तुम ऐसा कौन सा बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हो जिससे ये 30 लाख नौकरियां निकलेगी? तो इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ये सीधे सीधे पैसे का इसने बेईमान समझ लिया 140 करोड़ लोगों को कि हम राम को गाली देंगे, दुर्गा को गाली देंगे, दुर्गा से लड़ने की बात करेंगे, शंकर जी को गाली देंगे, रामचरित मानस को गाली देंगे। लेकिन इनको इस बात का विश्वास है कि हम सब कुछ करेंगे, उसके बाद हम केवल एक लालच देंगे कि हम तुमको हर साल 25 लाख करोड़ रुपए इस सरकार के खजाने से लुटा के तुम्हारा वोट खरीदेंगे। इनको ये विश्वास है कि हम इस देश का आदमी बेईमान है और वो हमको वोट देगा। तो यह इनके आज के इनका जो पहला हिस्सा है लूट वाला, कि खजाना लुटाएंगे और तुमको घूस देके तुम्हारा वोट खरीदेंगे। जरा तो कल्पना करिए। ये तो षड्यंत्र है। आप जब सत्ता से गए थे 2G कोलगेट घोटाला करके इस देश के अर्थतंत्र को आपने चौपट कर दिया। अब हम 5 ट्रिलियन के आसपास पहुंच रहे हैं। उस समय इसे लग रहा है कि मोदी सरकार ने 10 साल में भारत के अर्थतंत्र को इतना मजबूत कर दिया तो माल खजाना में हम खुद भी लूटेंगे और लुटाएंगे भी। तो इस देश की जनता को तो इस षड्यंत्र को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए जो आज का मैनिफेस्टो है उसे। मैं मरीज जी अभी उसी पे आने जा रहा था कि ये एक तरह से जो 10 साल में नरेंद्र मोदी ने आर्थिक स्थिति देश की सुधारी है, अर्थव्यवस्था सुधारी है, उसके सत्यानाश का ये एक तरह से मास्टर प्लान लेके आए हैं। और वो फिर वो ये बात आ जाती है कि वो जो चीन और पाकिस्तान और हमारे दुश्मन देश है उनको खटक रहा है। तो उनका सबसे बड़ा उल्लू सीधा हुआ कि जो 10 साल में मोदी ने बनाया है उसको 2 साल में नष्ट भ्रष्ट, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देने का प्लान लेकर ही कांग्रेस आई है। ये 25 लाख करोड़ रुपए जो बांटेंगे ये लाएंगे कहां से, ये बताएं। ये तो 25 लाख नहीं, तुम 125 लाख करोड़ बांटो, तुम लाओगे कहां से? तुम्हारा क्या प्लान है? क्योंकि ये छोटी मोटी योजना नहीं है कि सड़क बनवा देंगे, गली बनवा देंगे। ये 25 लाख करोड़ रुपए हर साल की बात है। इस देश का बजट 47 लाख करोड़ है। जो तुम तो 10 साल शासन करने के बाद छोड़ के गए थे, तो तुम्हारा कुल बजट 16 लाख करोड़ था, जिसको आज नरेंद्र मोदी ने 48 लाख करोड़ पर पहुंचाया। तो शर्म आती है, इनको शर्म आनी चाहिए कि जो नरेंद्र मोदी ने जोड़ा है। आज की तारीख में स्वर्ण भंडार अपने रिकॉर्ड स्तर पे है, विदेशी मुद्रा का भंडार अपने रिकॉर्ड स्तर पे है, विदेशी निवेश जो भारत में आ रहा है वो रिकॉर्ड स्तर पे है। उसने तो सारे अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए, जितना इनके पूरे 70 साल में नहीं आया था उससे दुगना तिगुना विदेशी निवेश केवल नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासनकाल में आया है। तो ये केवल ये जो प्रोग्राम था, ये जो आज इन्होंने प्रस्तुत किया है कि हम जनता को लालच में लो, तुमको ये देंगे, तुमको ये देंगे, सब फ्री, मतलब फ्री भी नहीं है, तो सीधे सीधे नोट देने की बात कर रहा है। 25 लाख करोड़ रुपए उड़ा देने की बात कर रहा है। और उससे दो उल्लू सीधे को कि अगर ये इनका षड्यंत्र सफल हो जाए
तो इनको सरकार मिल जाएगी। और जो विदेशी शक्तियां हैं वो जान रहे हैं कि इसके बाद 2 साल के अंदर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में टक्कर होगी कि कौन ज्यादा भिखमंगा है, कौन ज्यादा नंगा है, और हमारी हालत ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि वो तो 25 करोड़ है, हम 140 करोड़ हैं। तो एक तरह से भारत की कमर तोड़ने का प्लान लेकर आज ये लोग आए थे। और दर्शक आप बाकी ये समझ लें कि जो है ये खैरात जो बांटे, वो खैरात की कीमत कौन चुकाएगा? हम ही आप चुकाएंगे ना। जो दुनिया भर के टैक्स लगेंगे हमारे ऊपर, हम ही से वसूला जाएगा। पहली बात तो वसूला क्या जाएगा, खजाना जो भरा नरेंद्र मोदी ने उसको 2 साल में खा पी कर ये बराबर कर देंगे। दूसरे, मनीष जी पता नहीं दर्शकों की गलती नहीं है, क्योंकि उसको कोई न्यूज चैनल कर नहीं रहा है, हाईलाइट ही नहीं कर रहा। एक और बहुत खतरनाक वादा इन्होंने, वो मैंने खबर डाल दी, मनीष जी दिखा दीजिए, कि इन्होंने कहा कि हम पीएमएलए एक्ट जो है, जिसके तहत सारे नेता जेल जा रहे हैं, इसको हम खत्म कर देंगे। इसको हम खत्म कर देंगे, यानी ईडी के हम दांत भी तोड़ देंगे, उसके नाखून भी उखाड़ लेंगे, और उसको बिल्कुल बबुआ बना के, मट्टी का बबुआ बना के छोड़ देंगे। हाँ, यही खबर है मनीष, यही खबर है। जरा हेडिंग के साथ दिखा दीजिए, दर्शक समझ ले। और वो कितने शातिर है, इस पर बहस ही नहीं हो रही, ये इस पर बहस ही नहीं हो रही। मैं देख रहा था दुनिया भर के वो कि कांग्रेस मैनिफेस्टो 2024 कास्ट सेंसस, 50% कोटा फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट जॉब, साइलेंट ऑन ओपीएस एंड ईवीएम। मनीष जी नीचे है इसके अंदर, इसको बढ़ाइए आप। ये जो है द मैनिफेस्टो इनकॉर्पोरेटेड प्रॉमिसेस लाइक द स्क्रैपिंग ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ऊपर भी है। तो ये जरा सोच लीजिए कि पीएमएलए एक्ट को, जिस अब मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से इन्होंने लुटेरों को भी आकर्षित किया है कि आओ हमारे साथ जुड़ो, और हम जो है तुमको लूट की खुली छूट दे देंगे। उसका कारण समझिए, ये लुटेरों को छूट देने की बात है, नेतागिरी की तो ये आड़ लेते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि अब जरा एक आंकड़ा आप सुन लीजिए कि ईडी को और या पीएमएलए इस कानून को गाली देने के पीछे इनके लिए बड़े बड़े जो स्मगलर, जो देश के खजाना लूटते हैं, देश का पैसा लूटते हैं, उनके द्वारा इनको दलाली दी जा रही है। और आज उसी काम पे फिर जुट गए कि जरा मार्च 2023 तक मनीष जी ईडी के पास जो पीएमएलए एक्ट वाले मुकदमे थे, वो 5906 यानी 5906 मुकदमे थे, और उनमें केवल 176 मुकदमे राजनेताओं के थे, जो राजनीति से जुड़े हुए लोगों के थे, यानी 2.9%। बाकी 97% जो मुकदमे थे वो अपराधियों के थे, जो देश को चूना लगाते हैं, लाखों करोड़ का लगाते हैं। तो जो 1,00,000 करोड़, 1,10,000 करोड़ रुपए जो ईडी ने जब्त किए हैं, वो उन्हीं से जब्त किए हैं। ये तो केवल 176 जो 6,000 अपराधी पकड़े गए हैं पीएमएलए में, जो केस दर्ज हुए हैं, उनमें केवल 176 नेता, यानी 2%। और ये उन 2% की आड़ में, 3% की आड़ में, ये 97% अपराधियों को छूट दे रहे हैं। आज इन्होंने घोषणा कर दी कि हमारी सरकार अगर बनी तो हम जो है पीएमएलए एक्ट ही खत्म कर देंगे, यानी पूरी तरह से जैसे तुम पहले लूटते थे हमारे शासन में, वैसी लूट की छूट हम तुमको दोबारा देंगे। तो ये घोषणा पत्र नहीं था, ये कांग्रेस के चेहरे और चरित्र का बड़ा शर्मनाक पक्ष था, जिसको आज इन्होंने खुद उजागर किया है। तो दो चीजें हो गई, इसने एक तरह से मान लिया कि मोदी काल में भारत का खजाना इस कदर बढ़ा, वरना क्यों, कहां से अपने बाप घर से लाएगा, ये कहां से पैसा ये चीज माना। और इसका मतलब ये पूरा षड्यंत्र है कि भारत को पाकिस्तान की तरह कटोरा पकड़ा दे। इस देश की क्या, इसे लग रहा है कि केजरीवाल इसीलिए चुना गया है क्योंकि दिल्ली की जनता ने लालच में से मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी के लालच में वोट किया। इसे लगता है कि भारत की जनता, आज भी इसे लग रहा है 10 साल तक जो लोग ये कहते हैं कि हाँ, जब जिस देश की मानसिकता हो गई, ठीक है 2,000 रुपए सिलेंडर हो जाए, हम वोट तो मोदी को देंगे, इस मानसिकता को इसे लग रहा है कि ये तोड़ पाएगा, ये इस देश के खिलाफ, इस देश की तबाही के लिए ऐसा षड्यंत्र कर पाएगा। मेरे मनीष जी, इसके लिए ईश्वर का शुक्रगुजार होइए कि लोग इस तरह के लंपटों के लालच, दिए गए लालच में नहीं फंसते हैं। और फिलहाल इनका आज जो आया है घोषणा पत्र, उसकी कहीं मैंने किसी से कोई चर्चा नहीं सुनी, यानी लोगों ने जान लिया कि ये कूड़े का ढेर है, रद्दी कागज, रद्दी की टोकरी का ये सामान है। ना तो इनकी कोई साख है, ना इनकी कोई धाक है, ना ही इनका कोई ऐसा अतीत है जिससे इनके ऊपर विश्वास किया जाए। तो समझ गया कि ये मदारी है, जो पिछली बार 3,70,000 करोड़ रुपए लुटाने पे आए थे। अब इसने कहा कि 3,70,000 करोड़ लुटाने की बातें मिली, तो अब ये 25 लाख करोड़ लुटाने के उस पर आया है। और दुर्भाग्य से हमारे यहाँ जिनको इस पर चर्चा करनी चाहिए थी, जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, कि वो कोई न्यूज चैनल इनसे पूछ नहीं रहा कि ये 20 लाख करोड़ रुपए तुम लाओगे कहां से, और देश की अर्थव्यवस्था का कैसा सत्यानाश करोगे। बिल्कुल सर, इसीलिए हम लोग को इस बात को समझना पड़ेगा। ऋतिक जी करे, गुरु जी, मनीष भैया प्रणाम। अब जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। इनका मैनिफेस्टो देखकर सोशल मीडिया पे गरिया रहे हैं, और गार्डियन की खबर पे आपत्ति भी उठाई है, आतंकवादियों को क्यों मारा। चलिए इस पे हम लोग आते हैं। यही महत्वपूर्ण है सर कि टेलीविजन चैनलों को के लिए सिर्फ उसने तो मैनिफेस्टो, जो मशीन होता है ना, जो रोबोट की तरह बस खबर पढ़ दी, इसके षड्यंत्र को नहीं बताया। और इसीलिए हम व्यूअर्स से आग्रह करेंगे कि कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो को देश के खिलाफ षड्यंत्र मानते हुए इसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप साझा करें, ताकि ये जो एक ओवर कॉन्फिडेंस, कुछ साथी लिख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि 2004 की तरह ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए। स्तर देखिए
कि राहुल गांधी आज इतना ही नहीं गया सर, देखिए कि क्या कुछ कहा बीजेपी आरएसएस वालों का, यदि सत्ता आएगा तो क्या करेगा। मतलब आज भी लोलू आदमी समझ रहा है, जो आदमी अपना विधान लोकसभा नहीं जीत पा रहा है, भाग रहा है वायनाड, उसको उसकी कल्पना देखिए। कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसने कितना पैसा दिया है, वो पूरी ब्लूप्रिंट, पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स में लिखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी है। तो इसीलिए थोड़ा टेरर हो रहा है उनको, इसीलिए नंबर निकला है 400 पार। इसलिए ये महाराष्ट्र में हमारे नेता ले जा रहे हैं, हरियाणा में सब जगह हमारे नेता ले जा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि भैया अगर 400 पार नहीं 180 हो गई, 160 हो गई, 140 हो गई तो नैया पार हो जाएगी। थैंक यू। ये 400 पार का बुखार इसके ऊपर क्यों दिख रहा है इस कदर, मतलब बार बार 400 पार 400 पार, मतलब 400 पार को इसने पूरे कार्यक्रम के दौरान 8 बार जिक्र किया है। नरेंद्र मोदी का नाम बार बार लेकर के एकदम से भूत सवार है, इसका मतलब बौखलाया हुआ तो है, इसे पता है कि कुछ होने जाना नहीं है, बस झाड़ पे चढ़ा देते हैं देश की जनता को। हाँ, नहीं मनीष जी, इसमें दहशत तो वही है, ये इसीलिए उलूल जुलूल इसलिए इस तरह के मतलब अविश्वसनीय प्रस्ताव लेकर आ रहा है, इस तरह की घोषणा पत्र जारी कर रहा है, तो इन पर दहशत बहुत बुरी तरीके से आ रही है, क्योंकि इनको मालूम है कि 2024 के बाद इन पर भी बहुत बुरी बीतनी है। ये 10 साल इनके कट गए, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने आज दोबारा फिर कहा है, जैसे उस दिन उन्होंने कहा था कि वो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी अब शुरू होगी 2024 के बाद, वैसे ही मनीष जी आज उन्होंने फिर कहा है राजस्थान में कि जैसे वो जब आप कहीं खाने जाते हैं, दावत में जाते हैं, तो स्टार्टर दिया जाता है शुरू में, ये तो कई 10 साल जो थे ये तो स्टार्टर थे, अब जो है लंच और डिनर अब होगा 2024 में। तो इनको सबको मालूम है कि अब होने क्या जा रहा है, उस दहशत में बातें कर रहे हैं। लेकिन मनीष जी एक सुनते हैं जरा शुरू में जो उन्होंने कहा क्या इन बेईमानों को लेकर के। ये सब एक हो गए हैं। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, तो वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। अब मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भ्रष्टाचार ने देश को बर्बाद किया है कि नहीं किया है? भ्रष्टाचार ने नौजवानों के सपनों को चूर चूर किया है कि नहीं किया है? क्या अगर मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूं कि सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखो, आपका आशीर्वाद है, पूरी ताकत से आशीर्वाद मिलेंगे। आपने देखा होगा इस समय गठबंधन गठबंधन के लोग चुनाव की रैलियां नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाने की रैली कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, कांग्रेस के सांसद के ठिकाने पर छापा पड़ा और वहां से अलमारी में, बक्सों में बंद किए हुए 300 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले और टीवी पर देश ने देखा, और केवल कांग्रेस के एक सांसद के पास से एक जगह पर से 300 करोड़ का खजाना मिला है। और क्या क्या होगा वो तो अभी खोजना है। 10 साल में अकेले ईडी ने भ्रष्टाचारियों से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। और मैं आपसे पूछता हूं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसे लोगों ने जिंदगी जेल में बितानी चाहिए कि नहीं बितानी चाहिए? मैं इन भ्रष्टाचारी परिवारवादियों से कहना चाहता हूं, कितने भी झूठ फैला लो, ये मोदी डरने वाला नहीं है। सर, प्रधानमंत्री हर रैली में कह रहे हैं कि ये तो ट्रेलर है, 1 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इन बेईमानों से छीना गया है। 1 लाख करोड़ की संपत्ति तो सर कई देशों का पूरी इकोनॉमी नहीं होती। इस देश में बड़े बड़े देशों की पूरी इकोनॉमी इतनी नहीं है, इतना सिर्फ इन बेईमानों से 10 साल में छीना गया है। और वो कह रहे हैं कि अभी तो ट्रेलर है, अगला 5 साल असली फिल्म दिखाया जाएगा। और वो कह रहे हैं कि ये सोच रहे हैं कि हमें डरा लेंगे, ये जो झूठ फैला फैला करके। अब देखिए, झूठ तो गजब फैलाया जा रहा है, मगर कमाल की बात है कि मोदी कांग्रेस का नाम ले रहे हैं, धूर्तवाल का नाम ही नहीं ले रहे हैं। उनकी स्ट्रेटजी होगी कि चिरकुट टाइप की पार्टी है, पीदी सीएम, उसको लेकर के बड़ा नाम बड़ा क्यों करें,
केजरीवाल को उस हैसियत में कभी मानते नहीं, इसलिए वो कभी भी केजरीवाल की चर्चा ही नहीं करते। लेकिन ये फुदक फुदक कर क्या, देखिए जमानत पे आया संजय सिंह तो ऐसे कूद रहा है जैसे बड़ी हो गया। ये आंख की बीमारी के नाम से चड्डा भागा हुआ है, उसका तो अलग खेल खुल रहा है। ये सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं कर रहे, देश के खिलाफ गजब गजब साजिश कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है चड्डा तो छुपा हुआ है, लेकिन कई जगह से खबरें आ रही है चड्डा के लेकर के अलग अलग तरीके से, कि चड्डा अपने गेम में है, कहीं और खेल कर रहा है, लंदन में चड्डा है। तो आप देखिए कि चड्डा क्या कुछ कर रहा है भाई। राघव चड्डा के लिए कुछ लोग लिख रहे हैं ट्विटर पे कि आप ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर हैं और मैं 2 ब्लॉक दूर हूं, कृपया मुझे बताएं कि टाइगर हनीफ से आपकी मुलाकात कैसी रही, आप उनसे क्यों मिले, साथ ही आज रात आपकी पत्नी कहां है। हम समझते हैं आप प्लस आईएसआई प्लस खालिस्तानी मिलकर भारत के खिलाफ सीआईए द्वारा बनाई गई एक टीम है, और ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि सही बात है, लोकसभा का चुनाव है, पंजाब का प्रभारी है चड्डा और चड्डा गायब है। नहीं मनीष जी, अभी 2 दिन पहले इसने खुद अपनी ट्विटर हैंडल से फोटो ट्वीट की थी, 3 दिन हो गए, 3-4 दिन। वो वहाँ की ब्रिटेन की सांसद है प्रीत कौर गिल, और वो क्या था, यानी हमारी एजेंसियों के भी रडार पे है। वो खुलेआम खालिस्तानी आतंकवादियों का समर्थन करती है, खालिस्तानी की मांग का समर्थन करती है, खालिस्तान की मांग का समर्थन करती है। और उसके साथ चड्ढा की एक पर एक, यानी कोई ऐसा नहीं कहीं किसी फंक्शन में है या किसी मंच पे है, बाकायदे रोड पे उसके साथ मटर गश्ती कर रहा है राघव चड्ढा। तो उस भारत की दुश्मन, भारत विरोधी घोर खालिस्तान समर्थक, वो मैंने डाल दिया मनीष जी, फोटो भी दर्शकों को दिखा दीजिए, ट्विटर पर मैंने डाल दिया अपने हैंडल पे कि उस एक तो पहले बताया कि उस खालिस्तान में समर्थक भारत विरोधी उस ब्रिटिश सांसद के साथ राघव चड्ढा वहां पे मटर गश्ती क्यों कर रहा था लंदन की सड़कों पे, ऐसा उसका क्या संबंध है, कौन सा संबंध है, कितनी करीबी है वो जो उसके साथ चड्ढा घूमता है। और बाद में बाकायदा ट्विटर से, अपने ट्विटर हैंडल से उस फोटो को ट्वीट भी करता है, यानी एक तरह से मान्यता दे रहा है उसको, भारत में स्थापित कर रहा है उस भारत विरोधी सांसद को। यह है वो महिला, ये उसने खुद ही साझा किया हुआ है चड्डा ने। हाँ खुद ही, इसने खुद ही अपने ट्विटर पर डाली थी। तो मतलब मनीष जी, पंजाब के अंदर एक तरह से इस महिला को स्थापित कर रहे, उसको लोकप्रिय बनाने की एक रणनीति है। तो इस आदमी ये तो 3-4 दिन पहले ही तभी कटघरे में आ गया था जब इसने इस खालिस्तान समर्थक ब्रिटिश सांसद को इसने महिमा मंडित किया था, उसको स्थापित करने की कोशिश की थी। लेकिन अब जो खबर आ रही, जो अभी आपने मनीष जी पढ़ के सुनाई, जो वहीं के इंग्लैंड के ही रहने वाले किसी आदमी ने, और जिस रोड पे मिलने गया था उस रोड पे वो उसका मकान उसने लिखा है कि मैं ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे 2 मकान दूर आपसे हूँ। तो टाइगर की अब इसकी चर्चा ये हो रही है कि ये वहां पर टाइगर हनीफ से मिला। टाइगर हनीफ जो है वो 1993 बंबई ब्लास्ट का वांटेड आतंकवादी है, वो फरार हो गया था, गायब हो गया था, बाद में वो इंग्लैंड में प्रकट हुआ, पता नहीं पाकिस्तान से आया, पाकिस्तानी अपनी आइडेंटिटी लेके आया, वो उमर जी पटेल के नाम से वहां पर रहने लगा। 2010 में हमारी एजेंसियों ने इंग्लैंड को सूचित किया कि ये आदमी वांटेड है, हमारे यहाँ का भागा हुआ फरार आतंकवादी है। तो इंग्लैंड की पुलिस ने इसको पकड़ा और उसके बाद ये अदालत चला, इसको जेल भेज दिया गया। इसमें भारत ने प्रत्यर्पण का मुकदमा दायर किया टाइगर हनीफ पर, और वो मुकदमा वो हार गया। उसके बाद मगर वो जो उसका कोई सिस्टम है या कोई उनकी लॉबी लगी होगी, उसके बाद वो जो मर्सी अपील में गया तो उसको फिर उसके प्रत्यर्पण की अर्जी भारत ने जो किया था कि इसका प्रत्यर्पण किया जाए, वो अर्जी खारिज हो गई। तब से वो लंदन में रह रहा है। और ये खबर, ये जो एक ट्वीट आपने दिखाया, हजारों ट्वीट, सैकड़ों लोग ये इस बात पर बार बार इससे सवाल कर रहे हैं कि, और ये पूरी चर्चा गर्म है सोशल मीडिया पे कि राघव चड्ढा ने टाइगर हनीफ से भी मुलाकात की है। टाइगर हनीफ एक तरह से आप दाऊद इब्राहिम का या तो पाला हुआ कुत्ता कह लीजिए या पाला हुआ गुर्गा कह लीजिए, आईएसआई का एजेंट कह लीजिए, सर्वाइव ही नहीं कर सकता था। वो 1993 से भारत से भागने के बाद बिना आईएसआई की सरपरस्ती के उसका बचना ही असंभव था। और किस तरह से इंग्लैंड में उसके लिए किसने लॉबिंग की, उसकी अपील स्वीकार कर ली, कोर्ट से मुकदमा हारने के बाद वहां की सरकार ने जो है बाद में उसकी अपील स्वीकार कर लिया, उसका प्रत्यर्पण नहीं हो पाया भारत। तो जाहिर सी बात है बंबई के एक सड़क साहब गुंडा जो भाग के गया, उसकी क्या औकात की इंग्लैंड में उसकी कोई लॉबिंग करे, उसके लिए आईएसआई लगी हुई है। और उस आदमी के साथ पहले खालिस्तानी नेता, एक तरह से इंग्लैंड में उनकी संरक्षक खालिस्तानी गुंडों की, आतंकवादियों की, और अब ये दाऊद इब्राहिम के गुर्गे, इसके साथ राघव चड्ढा की मुलाकात की चर्चा खूब है। तो ये जो अभी कुछ दिन पहले चला था, मैंने उसका खंडन किया था कि वो उसका कोई मतलब नहीं है, बराक ओबामा जैसे लोग ऐसे लोगों से नहीं मिलते। हाँ, अब ये अपने स्तर के लोगों से मिल रहा है, जो एक सांसद है या सड़क साहब गुंडा भागा हुआ फरार। तो ये अब मुलाकात जो हो रही है, ये एक लंबी प्लानिंग इसकी कोई चल रही है। आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे कि ये पंजाब में क्या होता है, या भारत में क्या होता है, या इंग्लैंड में भारत विरोधी, नरेंद्र मोदी विरोधी क्या कोई ऐसा प्रदर्शन होता है जो देश को नुकसान पहुंचाए, या इस चुनाव पर प्रभाव डाले। मेरे ख्याल से चड्ढा अब उस काम में जुटा है। सर चड्ढा का तो ट्रैक रिकॉर्ड, जैसे हम लोग क्राइम में बात करते हैं हैबिचुअल क्रिमिनल, मतलब जिसने एक इस तरह के अपराध किए हैं। चड्ढा का जो शातिराना खेल है, जिसमें राज्यसभा के सभापति ने इसको सस्पेंड किया था, इसके ऊपर इसको सजा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तुम्हें माफ
उपराष्ट्रपति ही कर सकते हैं। फिर इसने कान पकड़ के माफी मांगी, मतलब इससे ये सजा याफ्ता है, कायदे से कहिए तो ये सजा याफ्ता अपराधी है एक तरह का। सुप्रीम कोर्ट ने इसको माफी नहीं दी, कहा कि जाओ जाकर के नाक रगड़ के आओ, वही माफी दे सकते हैं तुम्हें धनखड़ साहब। तो ये चूंकि इसने फर्जीवाड़ा किया था बीजेपी, मतलब ये चूंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो इसी को ठेका दिया गया फर्जीवाड़ा करने का। ये राज्यसभा के सांसदों का फर्जी सिग्नेचर कर सकता है, बीजेपी सांसदों का, तो ये फर्जीवाड़ा देश के खिलाफ किस स्तर तक कर सकता है, क्योंकि संसद के मतलब लोकसभा राज्यसभा के सांसदों के साथ ही खेल कर सकता है। इसका मतलब है कि सरकार की एजेंसी की नजर तो इस पे होगी कि भाई तुम आंख के ऑपरेशन के लिए, मतलब इस देश में आंख का कोई ढंग का डॉक्टर नहीं है कि तुम आंख के ऑपरेशन के लिए महीनों गायब हो तुम, और उस समय में जब चुनाव चल रहा है। तो इसका मतलब ये कि षड्यंत्र तो कोई सामान्य नहीं है, बहुत गंभीर है। चुनाव चल रहा, केजरीवाल जेल में। दूसरे मनीष जी, मैं दर्शकों से थोड़ा और स्पष्ट करूं स्थिति कि ये जो अभी मनीष जी ने ट्वीट पढ़ा कि किसी नागरिक ने वहां ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के किसी नागरिक ने ये ट्वीट कर दिया, तो ये सामान्य ट्वीट, इसको मत मानिए। ये एजेंसियां नजर रख रही हैं और एक तरह से इस तरह के ट्वीट्स के जरिए चड्ढा को संदेश दे दिया, पहुंचा दिया गया है कि तुम्हारी एक एक हरकत पर नजर है और तुम कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, ये लोग जान जाए और ये खुद भी जान जाए कि ऐसा नहीं कि बड़ा गुप्त ये बड़ी गुप्त मुलाकात थी, तभी तो किसी आदमी ने खुलकर ये ट्वीट किया है। तो जाहिर सी बात है कि वो एक अलग खेल होता है, उस पर अलग एपिसोड भी हम लोग नहीं कर सकते। तो बस इतना समझ लीजिए कि केवल लफाजी में किया गया ट्वीट नहीं है, नहीं है, ये जांच एजेंसी इसी ढंग से काम करती है। आईबी तो और रॉ जैसी संस्था इसी तरह से तो काम करती है। तो चड्ढा को समझ में आ गया होगा कि उसका क्या उतरने वाला है। हाँ, उसको बता दिया गया कि तुम्हारी करतूत पे पूरी निगाह है, पूरी रिपोर्ट हमारे पास है। बिल्कुल सर, और प्रधानमंत्री इसलिए कहा ये लोग झूठ फैला रहे हैं, नैरेटिव गढ़ है। वैसे दिन में मैंने शो किया, देखिए मतलब इतने दिनों से मनीष सिसोदिया शांत था, अब जेल से उसकी एक मार्च की एक चिट्ठी आज सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और मनीष सिसोदिया ट्रेंड कर रहा है। और उसने कहा हाँ, केजरी तो भगवान है, मेरी बीबी का बहुत देखभाल किया जब मैं जेल में था, इतने दिनों बाद। मतलब इधर आम आदमी पार्टी का, सर मैंने वो विश्लेषण किया, व्यूअर्स देख लेंगे बड़ा टेक्निकली। हाईकोर्ट में ईडी ने कह दिया है कि हम इस पार्टी की पूरी संपत्ति कुर्क करना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि यदि संपत्ति कुर्क करूंगा तो ये नैरेटिव गढ़ेंगे कि चुनाव के समय हमारी प्रॉपर्टी छीन रहे हैं। यदि हम इनकी संपत्ति को कुर्क नहीं करेंगे तो ये कहेंगे इनके पास सबूत ही नहीं है। मतलब हाईकोर्ट को यह बता दिया गया कि आम आदमी पार्टी की संपत्ति को कुर्क करना हमारी मजबूरी है। अब इनकी संपत्ति कुर्क हो रही है तो ये नए नए नैरेटिव गढ़ रहे हैं। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने यही संकेत दिया है और जरूरी है कि ऐसी देश विरोधी एजेंडा जो चला रहे हो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। नहीं मनीष जी, ये झूठ बोलते हैं। यहाँ आम आदमी पार्टी तो करो तो झूठों का गिरोह है, सबसे खतरनाक गिरोह है झूठ बोलने वालों का। और चाहे वो राहुल गांधी हो, जो अभी के घटनाक्रम है उसने इनकी एक झूठ की और धज्जियां उड़ा दी कि साहब ये ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर पार्टियों को तोड़ रहे हैं, नेताओं को तोड़ रहे हैं। जरा क्या राहुल गांधी बताएंगे कि संजय निरुपम के खिलाफ कौन सा ईडी का केस था? ये गौरव वल्लभ जो इसके खिलाफ कौन सा सीबीआई का केस था? रोहन गुप्ता के खिलाफ कौन सा सीबीआई के? या इससे पहले मनीष जी, वो जो हमारे उत्तर प्रदेश में आरपीएन सिंह ने कांग्रेस को लात मारी, पूर्व मंत्री है कांग्रेस यूपीए सरकार का, वो आया जब कांग्रेस छोड़ के, तो उसके खिलाफ कौन सा ईडी और सीबीआई का केस था? अशोक चौहान कौन सा केस था? तो ये सारे, मिलिंद देवड़ा दिल्ली बंबई से, कौन सी ईडी सीबीआई मिलिंद देवड़ा के पीछे लगी हुई थी? तो वो विजेंद्र सिंह जो अभी बक्सर शामिल हुआ है, कौन सी ईडी सीबीआई लगी हुई थी? तो इन लोगों का कांग्रेस छोड़कर आना, इनके उस झूठ की धज्जी उड़ा देता राहुल गांधी की कि वो साहब ईडी का डर दिखा के नेताओं को तोड़ रहा है। तो ये अपने आप को स्वयं बेनकाब कर रहा है, खुद अपने हाथ चेहरा, बड़ा काला चेहरा लोगों को दिखा रहा है। बिल्कुल, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कहीं चड्ढा केजरी के अवैध माल को ठिकाने लगाने के लिए तो विदेश में नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि देश की जांच एजेंसी की पूरी नजर इन सब पे होगी। भारत की रॉ से का खौफ किस कदर है वो पाकिस्तान से पूछिए। सर हम लोग कई बार खबर करते रहे अज्ञात वीरों को लेकर के, अब तो देखिए कि द गार्डियन में छाप दिया गया। वैसे भारत सरकार ने हमें बताया कि भारत सरकार के स्वयं विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने कहा कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। यदि पाकिस्तान में आतंकी मारे जा रहे हैं तो उनका आपस में कुछ होगा, उन आतंकवादियों का आपस में होगा, हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब ब्रिटेन में द गार्डियन ने छाप दिया और गार्डियन ने कहा कि 20 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं और पाकिस्तान के पत्रकारों के हवाले से खबर चल रही है। मतलब खौफ इस कदर है उस रॉ का, जिसके लिए कहा था कि ना आईएसआई तो प्रभावशाली। मुझे याद है बचपन में कहा था रॉ की कोई औकात नहीं है। ये शांतिप्रिय समुदाय के जो मेरे साथी थे वो कहा करते थे देखो आईएसआई कितना पावरफुल है, रॉ की तो कोई औकात ही नहीं है। आज रॉ का खौफ इस कदर है कि जो पाकिस्तान बालाकोट और उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक पर कहता था कि कौवा भी नहीं मारा, बाद में अपने ही संसद में सब कुछ स्वीकार किया। तो यहां पर वो जो देश विरोधी एजेंडाधारी थे, स्वयं कांग्रेस ने, उस समय तो मैं कांग्रेस की रिपोर्टिंग करता था, रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कुछ भी नहीं हुआ। आज पाकिस्तान कराह रहा है कि भारत के अज्ञात वीर, जिसको हम लोगों ने अज्ञात वीर नाम दिया, आज मैं देख रहा था अदालत लगाने वाला संपादक भी इसी शब्द का इस्तेमाल कर रहा था। तो अच्छी बात है, यही ट्रेंड होना चाहिए। हम जो कह रहे थे अज्ञात वीर,
उस अज्ञात वीरों का खौफ तो है। भारत सरकार भले ही इसको मना कर दे, और यही स्ट्रेटजी होती है। कोई सरकार क्यों मानेगी? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम तो घर में घुस करके मार रहे हैं, तो हम यदि जो कर रहे हैं वो ठोक करके कर रहे हैं। मनीष जी, ये 40 साल के बाद इतिहास ने करवट ली है। इसको जरा इस तरह से समझिए कि 1980 से जब वो जियाउल हक ने 1000 कट की थ्योरी शुरू की थी, जब वो समझ गया था कि जब हम सीधे लड़ेंगे तो भारतीय सेना हमको मारते मारते सूअर बना देती है। 4 बार हम बन चुके हैं, 3-4 बार। तो अब इससे लड़ने के बजाय यह है कि धोखाधड़ी करके कहिए कर आतंकवाद के जरिए 1000 कट भारत को दो। ये उनकी रणनीति 1980 से शुरू हुआ, और यही खालिस्तानी जिनके साथ चहलकदमी करने फिलहाल अभी चड्डा लंदन में घूम रहा है कि 80 में खालिस्तान का आतंकवाद आया, करीब 12 साल वो चला, 12-13 साल तो वो चला, फिर कश्मीर वाला शुरू हो गया उसी दौरान 90 से। तो और हमेशा होता ये रहा था, ये मैं कह रहा हूँ कि कैसे समय ने करवट ली है या इतिहास ने करवट ली है कि 80 से लेकर 2014 तक का इतिहास उठाकर देख लीजिए, यानी 34 साल का, कि जब ये कोई कुकर्म करता था पाकिस्तान या उसके आतंकवादी देश में या उसके स्लीपर सेल भारत में खून की होली खेलते थे, तो लेके एप्लीकेशन और चिट्ठी पहुंच जाते थे हम पाकिस्तान से शिकायत करने के लिए। यानी जब बंबई जैसा हमला हुआ तब भी शिकायत करने पहुंच गए, देखो ये आया, तो वो डोजियर लेके पहुंचते थे, डोजियर भेजा जाता था। और वो अजमल कसाब जो उसी पाकिस्तान का था, बाकायदे जियो टीवी में उसके घर की, उसके माँ बाप के ऊपर रिपोर्ट दिखा दी गई, बाद में उसकी सेना ने हटवाई, लेकिन तब तक तो वो प्रसारित हो चुकी थी। उसके बावजूद पाकिस्तान कहता था कोई सबूत हो तो दिखाओ, ये सब नहीं, कोई सबूत तो और क्या सबूत दिखाते, बिल्कुल सामने था, अजमल कसाब यहाँ था, उसका बाप पाकिस्तान में रह रहा था, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान कहता था कि सबूत दिखाओ। और ये नौटंकी भारत के छाती पे 34 साल तक पाकिस्तान ने खेली। अब मजा आ रहा है खेल का, अब पलट के पारी चल रही है कि अब पाकिस्तान में घुसकर मारा जा रहा है, अज्ञात वीर मार रहे हैं, और पाकिस्तान को ऐसा मार रहे हैं, ऐसा जुटिया रहे हैं कि वो पाकिस्तान को जाके लंदन में गार्जियन अखबार के सामने सारे कागज पत्र दिखा रहा है, गार्जियन अखबार को आईएसआई के अधिकारी जाकर कि फलाना ये बात है, ये व्हाट्सएप की चैट है और फलानी है दिमागी है, और उसके बाद वो लंदन में जाके रो रहा है, लंदन उनका वो रंडी रोना छाप रहा है गार्जियन। तो भारत भी अपने मूछों पर ताव दे रहा है, ये सब नहीं, सबूत दिखाओ, सबूत कहाँ है तुम्हारे पास। तो अब भारत सबूत मांग रहा है, जो 34 साल से पाकिस्तान मांगा करता था लाशें बिछाने के बाद। तो भारत कह रहा हमारा क्या लेना देना, जो मर रहा हो लड़ रहा हो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमारा जहां तक है तो हमको सबूत दिखाओ। और भारत ने केवल पाकिस्तान को नहीं, मैं फिर जो कहता हूँ मनीष जी भी हंस देंगे कि रंगबाज प्रधानमंत्री है, रंगबाजी से बात कर रहा है। ये सब केवल पाकिस्तान तो कर, वो तो मरमुखा भिखमंगा हो चुका, जूते खा रहा वो, कि जब कनाडा ने अंग्रेजी बोली तो कनाडा से भारत ने कहा कि दुनिया भर की लफाजी ज्ञान मत बांटो, सबूत हो तो कोई दिखाओ। और जब पन्नू के लिए बाइडेन तड़पा अमेरिका में, तो जवाब फिर अमेरिका को भी टका सही यही दिया भारत ने कि ये ज्ञान मत बांटो, भाषण मत दो, हमें सरकार कैसे चलानी है, देश कैसे चलाना है हम जानते हैं, तुम्हारी जो शिकायत है उसका सबूत दिखाओ, जो तुम जो बातें करो उसके केवल सबूत पे बात करो, ज्ञान मत बांटो। तो ये रंगबाज प्रधानमंत्री रंगबाज देश की रंगबाजी कहाँ पहुंचा दी है, इसको आप समझिए। और ये जो मैंने गार्जियन की रिपोर्ट पढ़ी तो मेरी तबीयत खुश हो गई कि अब ये हालत हो गई कि जूते पड़ रहे हैं इस्लामाबाद में, जूते पड़ रहे हैं लाहौर में, जूते पड़ रहे हैं कराची में, और जूते पड़ रहे हैं रावलपिंडी में, और उसका कागज पत्र लेके भाग रहा है पाकिस्तान लंदन की गार्जियन अखबार में मेरी खबर छाप दो। तो यह है रंगबाज हिंदुस्तान की, रंगबाज प्रधानमंत्री की रंगबाज रणनीति, रंगबाज विदेश नीति। सर, तो उस जूते का असर क्या आपके लखनऊ में भी हो रहा होगा? जो कराची में बारिश पे छाता तान लिया करते थे लखनऊ में, तो उस जो जूते वहां पाकिस्तान में पड़ रहे हैं तो उसका असर यहाँ पे भी पड़ रहा होगा? क्योंकि हम जरा सुन लेते हैं, जरा प्रधानमंत्री का सुन लेते, जिस रंगबाज की बात कर रहे हैं आप, तो कमाल की बात है, इधर विदेश मंत्री ने कहा कि नहीं हमारी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन पीएम कह रहे हैं कि हम तो ठोक के मारते हैं, ये बदला हुआ भारत है, हम तो घर में घुस के मारते हैं। आज जब मैं चुरू आया हूं तो कुछ पुरानी यादें भी ताजा हो रही है। इससे पहले मैं जब 26 फरवरी 2019 में चुरू आया था तो उसी समय देश ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। हमने आतंकियों को सबक सिखाया था, और तब मैंने जो शब्द कहे थे, चुरू की धरती पर जिन शब्दों को मैंने दोहराया था, मैं आज फिर एक बार इस वीरों की धरती पर आया हूं तो मेरे उन भावों को दोहराता हूं। तब मैंने कहा था, यही चुरू में कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा।
मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। हमारी सेना ने जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की, तब कांग्रेस और उसके साथी क्या भाषा बोल रहे थे? इसी गठबंधन गठबंधन के लोग हमारी सेना से शौर्य के सबूत मांग रहे थे। भाइयों और बहनों, सेनाओं का अपमान, देश का विभाजन, ये कांग्रेस पार्टी की पहचान है। उन्होंने हमारे जवानों के हाथ बांध कर रखे, दुश्मन की इजाजत नहीं देते थे। हमारे जवान वन रन पेंशन का अधिकार भी दिया और सीमा। आज दुश्मन को भी पता है ये मोदी है, ये नया भारत है। ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। सर, प्रधानमंत्री तो खुद ही कह रहे हैं कि नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। वो याद दिला रहे हैं कि हम इसी चूरू में पहले भी कह चुके हैं कि नया भारत है, घर में घुस के मारता है। हम फिर बता रहे हैं। फिर उन्होंने घमंडिया गैंग के लिए भी कहा कि हमसे सबूत मांग रहे थे। फिर विदेश मंत्री कह रहे हैं कि नहीं, हमारी तो कोई भूमिका ही नहीं है। मैंने मनीष जी और जरा स्पष्ट कर दूंगा, आज 26 फरवरी तो है नहीं, और प्रधानमंत्री मोदी का पिछले समझिए चुनावी अभियान शुरू हो गया, जब से घोषणा हुई है लगातार रैलियां कर रहे हैं। किसी रैली में उन्होंने पुलवामा एयर स्ट्राइक या उरी की सर्जिकल स्ट्राइक की उन्होंने चर्चा नहीं की। आज ही क्योंकि आज वो गार्जियन में खबर छपी थी, पाकिस्तान ने एक तरह से इंटरनेशनल दबाव बनाने के लिए, तो रंगबाज प्रधानमंत्री रंगबाजी से उसने जवाब दिया है। पहले गिनाया कि मुझको बहुत सी पुरानी घटनाएं याद आ गई, तो पुरानी घटना उन्होंने पुलवामा उरी की बता दी, बाकी उन्होंने जिक्र नहीं किया क्योंकि उससे क्या लेना देना भारत का। लेकिन उन्होंने जो बात खत्म की, तो एक तरह से वो जो पाकिस्तान हाय दैया करते हुए लंदन पहुंचा था और अपना रोना गाना उसने छपवाया था गार्जियन में, तो आखिर के सेंटेंस में प्रधानमंत्री मोदी का जवाब है कि ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। तो उन्होंने कहानी पटाक्षेप कर दिया कि जो तुमसे पूरा नौटंकी तुमने लाखों रुपए खर्च करके लंदन के अखबार में छपवाई, उसका कोई फर्क इस नए भारत पे नहीं पड़ा है। और एक मतलब मनीष जी पीड़ा समझिए, मैं हम लोग करते हैं दर्शकों, कोई उसका जिक्र भी नहीं कर रहा कि 2019 के बाद से अजहर मसूद गायब है। आज तक उसका फोटो नहीं दिखा कि कहीं वो खड़ा हो कि फोटो उसका दिख जाए। मतलब 19 से 2024 5 साल से, और वो हाफिज सईद से बड़ा सरगना था, उसके लिए कितना बड़ा कंधार कांड हुआ था। कहाँ है 5 साल से, कौन सी तपस्या कर रहा है? तो वो 2019 की एयर स्ट्राइक में वो निपट गया था। मैंने उस समय भी 19 में भी लिखा था और मैं लगातार उस बात को करा, तो वो तो निपट गया। और जो दूसरा बड़ा भारी इनका योद्धा था, जरा सी बात पे हो तो लेकर राइफल और AK-47 वीडियो अपना बनाता था, वो गोपाल सिंह चावला, वो गायब है। पिछले 6-7 महीने से नहीं नजर आ रहा। निज्जर मार दिया, पजवल मार दिया गया, पन्नू की जान पे बनाई, लेकिन गोपाल सिंह चावला का कहीं खून गर्म नहीं हो रहा। वो वीडियो नहीं बनवा रहा अपना, तो या तो वो निपट गया, और उसका निपट जाना पाकिस्तान अगर बता देगा तो बड़ी भारी इसकी बेइज्जती हो जाएगी। तो चुप्पी साधे बैठा, या फिर वो चावला जो है उसने अंदर से ताला लगा लिया कि मैं घर के बाहर नहीं निकलूंगा चाहे मेरा बाप भी आ जाए। तो ये दहशत है या वो निपट चुका है? बशर्ते आप गौर करिए, करीब 6-7 महीने से जब से इन्होंने सेकंड इनिंग खेलनी शुरू की है अज्ञात वीरों ने, तब से चावला गायब है। तो रंगबाज, मैं बार बार वही कहूंगा कि देश का रंगबाजी देश की चल रही है, रंगबाज प्रधानमंत्री है। आनंद लीजिए, इसका गर्व करिए, इस बात पे गर्व कीजिए। और वोट के समय में इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि आप देश को कहीं लुटेरों के हाथ में तो नहीं सौंप रहे हैं। मैं याद दिला दूं मनीष जी कि ये हम लोग नहीं कह रहे, ये तो अमेरिका का राष्ट्रपति ओबामा जब दिल्ली में आकर मिला था मनमोहन सिंह से, तो उसने अपनी किताब में लिखा कि 26/11 मुंबई हमले के बाद मनमोहन सिंह ने मारे डर के हमला नहीं किया पाकिस्तान के ऊपर, मनमोहन सिंह डर रहे थे। तो ये वो सरकार थी। और आज प्रधानमंत्री मोदी की सरकार, आप देख लीजिए कि पाकिस्तान एप्लीकेशन लेके कि हमको मारा जा रहा, हमारे रोज तुड़ाई हमारी हो रही है। लेकिन ISI जो खबर छपी गार्जियन में, तो ISI के कई अफसर लंदन जाके वहां गवाही दे के कागज पत्थर दिखा गया है कि देखो हमको हिंदुस्तान मार रहा है, तब वो छपा है। तो ये फर्क आया है 10 सालों में हिंदुस्तान के अंदर। बिल्कुल ये फर्क आया 10 साल में। ये फर्क आया कि पारंपरिक सीटों से कांग्रेस भगौड़ा हो रही है। रायबरेली, अमेठी से भगौड़ा हो गई है। वायनाड भाग गए राहुल गांधी, और वहां भी खौफ में कहीं वामपंथी वहां पर उन्हें निपटा न दे। सर, 2 चीजें हैं। रॉबर्ट वाड्रा भी ताल ठोक रहा है कि यदि एक भाई बहन खड़ा नहीं होगा तो हम ही खड़ा हो जाएंगे।
हाँ। एएनआई को रिपोर्ट में उसने इंडिकेट कर दिया है। तो क्या आपको लग रहा है कि वाड्रा बगावत मिसेस वाड्रा जो है मीठी गोली पिला रही है और वाड्रा ने अलग ढंग से, क्योंकि अब पका रहा है, उसे लग रहा है कि बहुत देर हो गई, उम्र तो हो रही है उसकी, 60 पार कर चुका है वो भी। तो भैया राजनीति कब करेगा वो? इस घर में ब्याह तो इस झाल बजाने के लिए क्या नहीं था प्रियंका वाड्रा से उसने? नहीं नहीं मनीष जी, राजनीति नहीं, वो जान रहा है कि ये 2024 से बड़ा टर्निंग पॉइंट होने जा रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में, हिंदुस्तान के इतिहास में। ये जान रहा है 24 के बाद ये जो अभी तक क्या वो तो प्रधानमंत्री मोदी ही जानते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। फिलहाल ये तो आप समझ लीजिए कि ना तो कहीं इनके प्रति कोई प्रेम और करुणा दया ये कहीं नहीं है। एक रणनीति के तहत 10 साल इनको नहीं छुआ गया, लेकिन अब 2024 के बाद इस परिवार को जेल जाना है। तो उसमें सबसे पहला नंबर उसका है वाड्रा के, वो जान रहा कि मेरी तो करतूतें कुकरमची हैं कि मैं तत्काल 24 घंटे में मैं अंदर हो जाऊंगा। तो जेल से बचने के लिए एक तरह से नेतागिरी में प्रवेश करने के लिए कि ये रोना गाना मत हो कि देखो मैं राजनीति में आया तो मुझे जेल भेजा गया, तो ये पहले तो अपनी जान बचाने के लिए चुनाव लड़ना चाह रहा है कि जेल जाने से पहले मैं थोड़ी पेशबंदी अपनी कर लूं। और दूसरे इस कांग्रेस परिवार का इतिहास रहा है हमारी, इस कांग्रेस का ये रॉबर्ट वाड्रा पहला दामाद थोड़ी है। इससे पहले वाले दामाद का दो ही तो दामाद हुए इनके, या तो वो फिरोज खान हुआ और या फिर ये रॉबर्ट वाड्रा हुआ। तो फिरोज गांधी के समय में कैसे कैसे गुल खिले और किस हालात में वो आदमी मरा, वो एक अलग उपन्यास समझिए है, वो कहानी नहीं है, वो उपन्यास है। वो फिरोज गांधी का जीवन कि उस दामाद वो दामाद कैसा था, उस दामाद के साथ इस परिवार का कैसा बर्ताव था। मेरे वही कहानी मेरे ख्याल से अब रॉबर्ट वाड्रा के साथ दोबारा दोहराई जानी है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा जब बयानबाजी कर रहा था अमेठी से लड़ने की, तो जरा उसकी आवाज सुनिए, उसका चेहरा देखिए, तो एक तरह से बहुत साफ नजर आ रहा था कि जूते में दाल बट चुकी है परिवार में। अभी तक तो बाहर पार्टियों में थी, अब वो परिवार के अंदर जूते में दाल बट रही है, किसी भी दिन वो चौराहे पर बटने लगेगी, आप इसको निश्चित जानिए। बिल्कुल। और आज मैनिफेस्टो में भी जो आप बहन पर जो जब कैमरे पड़ते थे तो लग रहा था कि भाई कितनी मूर्खतापूर्ण हरकतें कर रहा है। और हमने लगातार कहा, जब कांग्रेस की रिपोर्टिंग के दौरान हमने महसूस किया कि पत्रकारों के अंदर भी एक मैसेज था, प्रवक्ताओं के अंदर भी, कि प्रियंका वाड्रा की कोई तारीफ नहीं करेगा। क्योंकि मैंने कई बार अपने शो में चर्चा भी किया है, शो में सर हम लोगों ने, कि प्रियंका वाड्रा की तारीफ करने का मतलब है कि आप राहुल गांधी को बेवकूफ और नकारा साबित कर रहे हैं। और सोनिया गांधी की पूरी एनर्जी इस राहुल गांधी को रीलॉन्च करने में लगी हुई है। आज सर एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है। भारत के उपराष्ट्रपति के पीछे ये खड़ा है और दो चीजें हैं, आप इसको, या तो ये बहुत मूर्ख है, भारी मूर्ख है, इसके अंदर मैनर्स नहीं है इस आदमी के अंदर। ये खड़ा होने, देखिए बहन भी खड़ी हुई है और वाड्रा भी खड़ा हुआ है, वो दोनों, प्रियंका वाड्रा भी खड़ी है तो जरा एकदम बिल्कुल शालीनता के साथ साड़ी में है, खड़े होने का जो एक महिला का होना चाहिए वो है। वाड्रा भी खड़ा है तो वो भी ठीक है, लेकिन इस चिरकुट आदमी को देखिए, ये कैसे लग रहा है जैसे कि भारत के उपराष्ट्रपति महामहिम, मतलब देश के नंबर 2 होते हैं नागरिक, उपराष्ट्रपति हैं, वो राज्यसभा के सभापति हैं। और मतलब इस फोटो की तो जरूरत भी नहीं थी, तीनों पीछे क्यों खड़े हैं? मैं तो कई बार सर आपसे बातचीत कर रहे थे कि ब्राह्मण भोज में कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है ना, कि ब्राह्मण भोज का निमंत्रण यदि होता है तो घर से दादाजी अपने पोता को भी साथ लेके चलते हैं कि चलो भाई तुम भी चलो। तो उस टाइप का लग रहा है कि चलो फोटो खिंचाना है तो कम से कम मम्मी शपथ ले रही है तो जो लाल गोपाल जो है वो भी चल दें। तो ये लाल गोपाल फोटो खिंचाने के लिए क्यों यहाँ आए हैं? ये महत्वपूर्ण एक तो ये लग रहा है कि ये फोटो खिंचाने के लिए आए हैं। राहुल गांधी का चेहरा देखिए, आंख देखिए, उज्जट उदंड लग रहा है जैसे 2 पैक मार लिया हो। ये मतलब क्या तरीका है ये फोटो, ये मतलब इस तरह से खड़े होने का? इस आदमी से कांग्रेस पार्टी ये उम्मीद कर रही है कि ये भारत का कर्णधार होगा, ये सत्ता संभालेगा, ये भारत का प्रधानमंत्री होगा, एनडीए गठबंधन का नेता होगा। मनीष जी, इस फोटो के 2 संदेश हैं। पहला संदेश तो वो है, वो पूरा ट्विटर पे सोशल मीडिया पे भी चल रहा, आपने भी कहा कि ये जिस तरह से खड़ा है तो ये अपनी उद्दंडता, अपनी उजड्डता, अपनी मूर्खता, अपने अहंकार को ये उसका पर्दाफाश खुद ही कर रहा है। मतलब ये 2 बातें हैं मनीष जी, एक तो मूर्ख है ये पर्दे दर्जे का, और गजब का अहंकारी। तो अहंकार हमेशा मूर्ख आदमी को ही होता है, विद्वान आदमी को कभी अहंकार नहीं होता। तो मूर्ख है और ये अहंकारी है, उसी के तहत ये उजड्डता उद्दंडता कर रहा है। ये सीधे सीधे मनीष जी इस फोटो के जरिए ये देश को संदेश देना चाहता है, या जगदीप धनखड़ को संदेश देना चाहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति यानी जगदीप धनखड़ की मेरे सामने कोई औकात नहीं, मैं तो बड़ा कॉमन लेके मैं इस तरह से टेक लगा के जैसे लफंगे खड़े होते हैं, मैं उस लफंगे की तरह खड़ा हूं। और ये उपराष्ट्रपति का पद, वो उसकी गरिमा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। इस कदर अहंकार में, मूर्खतापूर्ण अहंकार में आदमी डूबा हुआ है। लेकिन मनीष जी, इस तस्वीर का एक दूसरा संदेश भी है, और उसका संदेश मैं बताऊं उससे पहले मैं प्रधानमंत्री मोदी को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं, और सारे दर्शकों को बधाई कि जो बात आप लोग करते हो, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती, कई जो राजनीति में मैं कहता हूं कि कहीं नहीं जाती, अपने आप को दिखने लगती है, जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। कि प्रधानमंत्री मोदी ने, मनीष जी जरा कल्पना करिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस परिवार को किस औकात में लाके छोड़ दिया। ये वो परिवार है कि भारत का प्रधानमंत्री इसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा होता था, मनमोहन सिंह,
और ये जवाब नहीं देता था। आप गौर करिएगा, आपको एक नहीं कई फोटो में मिल जाएंगी कि वो मनमोहन सिंह हाथ जोड़ के सर झुकाए खड़े हैं और ये अपना कालर ठीक कर रहा था, भाई खोपड़ी खुजा रहा है। यानी जैसे कोई औकात नहीं है प्रधानमंत्री की, और बड़े बड़े मुख्यमंत्री महीनों इन लोगों से मिल नहीं पाते थे। और ये तो छोटा सा आयोजन था। सोनिया गांधी राज्यसभा सदस्य हुई है, उपराष्ट्रपति के साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ होना है, तो वो फोटो खिंचाने पूरा परिवार चला आया। वो दामाद भी खड़ा है बगल में, मतलब बिटिया, दामाद और लड़का। तो अब ये छोटे छोटे आयोजन इनके लिए कितने बड़े हो गए हैं, ये औकात पे लाए हैं इनको प्रधानमंत्री मोदी। अन्यथा ये तो बता दो, मुख्यमंत्रियों को मिलने का समय नहीं देते थे, उनकी अब ये हैसियत हो गई है। कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आयोजन थोड़ी है, और ये कोई नहीं, मतलब एक ऐसा भी नहीं सामान्य सा राज्यसभा की सदस्यता मिली है सोनिया गांधी को। मतलब कौन सा वो भारत की राष्ट्रपति बन गई है, प्रधानमंत्री बन गई है कि बस ये दोनों बेटे। और ये तो राजकुमार अपने आप को समझते थे, भारत के हाँ राष्ट्रपति खड़े रहते थे और ये लोग अहमियत नहीं देते थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तो कई बार बेचारे चौंक जाते थे कि सोनिया गांधी क्रॉस कर गई, और बेचारा यूं करते थे सोनिया गांधी को, सोनिया प्रधानमंत्री की तरफ देखती भी नहीं थी। सच कह रहे हैं कि ये तस्वीर औकात में लाने का भी है। तो क्या औकात जानबूझकर में। किसी ने, देखिए इस तस्वीर को यदि आप देखिएगा तो लग रहा है जैसे कि एकदम गहराई से उपराष्ट्रपति के पीछे एकदम हाथ डाला हुआ है। मतलब एक हाँ अश्लीलता, उजटता, अनुशासनहीनता का ये प्रतीक है। ये जानबूझ हाँ। करके किया होगा, या मतलब इसका मेंटल लेवल ये दर्शा रहा है कि मम्मी इतना लॉन्च कर रही है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वहीं पर नहीं तो नहीं, प्रियंका वाड्रा कितना बढ़िया से खड़ी है, वहीं पर देखिए आप रॉबर्ट वाड्रा भी मतलब ठीक से खड़ा है वहां। हाँ नहीं नहीं मनीष जी, मेंटल लेवल तो खैर इसका बहुत घटिया स्तर पे है ही है, लेकिन ये हरकत इसने की जानबूझ के है। ये इसके मेंटल लेवल नहीं, वो तो करेरा नहीं चढ़ा आप कह सकते, लेकिन ये इसने जानबूझ कर की है, ये दिखाने के लिए कि देखिए मेरा कद बहुत बड़ा, मेरे लिए सब बहुत छोटे आदमी है। ये संदेश है देने के लिए इसने जानबूझ के की है। अन्यथा ऐसा पागल भी नहीं। अगर ऐसा पागल है तो कभी इसने खड़गे को थप्पड़ नहीं मार दिया, या कभी इसने सोनिया गांधी को थप्पड़ नहीं मार दिया। अगर इसका मेंटल लेवल इस टाइप का है तो वहां तो ठीक रहता। तो ये केवल जानबूझकर इसने उजड़ता इसीलिए कि ये नहीं, अहंकार मगर में। खड़गे के पीठ में का गंदगी तो पोंछ ही दिया था। अरे लेकिन पीछे से पूछा था ना, आगे से नहीं पूछा था। तो इतना क्या लगता है तो ये जो इसने जानबूझ के किया था ये। बिल्कुल, और इसीलिए हमें इस चर्चा को दोनों पक्ष से एक मतलब इसकी गंभीरता को भी और इस लिहाज से कि इस मूर्खतापूर्ण हरकतों को भी समझने की जरूरत है। और ये व्यक्ति मैनिफेस्टो जारी कर रहा है इस देश में कायाकल्प करने का। तो सोचिए इस देश के खिलाफ ये कैसा छल है, षड्यंत्र हाँ है। इसे हाँ ध्यान रखिएगा जब आप लोकतंत्र के मंदिर के लिए, नव निर्माण के लिए आप जब बटन दबा रहे होंगे तो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय हिंद। तो देखिए दोस्तों, वीडियो आपने नंबर 1 चैनल की यूट्यूब की दुनिया में मनीष ठाकुर का शो आता है 1 घंटे का। मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ाई है 20% की, इससे इसके वीडियो का टाइम 50 मिनट और 41 सेकंड हो गया। ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पूरी डिटेल में सर्वे करते हैं, पूरा विश्लेषण करते हैं, परत दर परत प्याज की तरह खोलते हैं, आपकी आँखों को खोलते हैं। आपकी आँखों में प्याज को काटते हुए जो पानी आता है उससे आँखें साफ़ होती हैं, अच्छी होती हैं। प्याज का रस आँखों में डाला भी जाता है आँखों को तंदुरुस्त करने के लिए। दोस्तों, आपको अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद नहीं आ रहा तो डिसलाइक करें, कमेंट अपने ज़रूर अवगत कराएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। हा, थैंक यू।